हेलो गाइस, आज हम जानेंगे आखिर स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्पेस कहाँ से शुरू होता है। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं असली स्पेस कहाँ से शुरू होता है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के बाद स्पेस शुरू हो जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ठीक 100 किलोमीटर के ऊपर एक कॉमन लाइन शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि इसी कॉमन लाइन को पार करने से स्पेस शुरू होता है। फेडरेशन और एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के अनुसार स्पेस से शुरू होता है। नासा का यही मानना है कि अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इस कॉमन लाइन के अनुसार पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब कि कॉमन लाइन 100 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लगभग पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ता है। इससे भी पता चलता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस में मौजूद है। कॉमन लाइन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में उड़ता है। और इस पे नासा साइंटिस्ट का ये कहना है कि स्पेस एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसकी ऐसी कोई एकदम सही परिभाषा नहीं है। वैसे तो कॉमन लाइन को ही इंटरनेशनल स्पेस मान लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर कम होता जाता है और हमने ज्यादातर डीपर स्पेस में चले जाते हैं। माना कि आप पृथ्वी की कोई जमीन सतह पे खड़े हैं तो इस पृथ्वी का बॉटम कहा जाएगा और ये बिस्तर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के स्टार्टिंग और पहले लेयर में आता है। पर आप भी हम लोगों जैसे जीव रहते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग है, पर बड़े बड़े पहाड़ और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बादल भी मंडराते हैं। सारे प्लैनेट्स और सारे पक्षी इसके एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ते हैं और माउंट एवरेस्ट की चोटी भी इसे ट्रांसपोर्शियर के अंदर ही आती है। अब आप सोचते होंगे कि इसे ट्रांसपोर्शियर के रेंज में कितनी है, तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर को ट्रांसपोस्फियर की लेयर मानी जाती है। इसके बाद स्ट्राटोस्फीयर शुरू होता है और इसकी रेंज 12 से 50 किलोमीटर। स्ट्राटोस्फीयर में सिर्फ फाइटर जेट प्लेन, हाई एल्टीट्यूड बलून उड़ती है और ओजोन लेयर भी इसे स्ट्राटोस्फीयर लेयर में है। इसके बाद मेसोस्फीयर शुरू होती है और इसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की ग्रेविटी से अटैक होकर पृथ्वी पर गिरने वाले ज्यादातर मेटेओराइट्स इसी रेस से आकार में खत्म हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर की इस लेयर तक आते आते यहाँ पर प्रेशर की पृथ्वी की सतह की तुलना में 1% रह जाता है। तो इस लेयर में आप हवा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेसोस्फीयर लेयर के बाद आगे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के विस्तार के यह लेयर 80 से 700 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। इस थर्मोस्फीयर की रेंज में कॉमन लाइन आती है। इस कॉमन लाइन इंटरनेशनल स्पेस से उड़ता है। हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इसी एटमॉस्फेयर में ऑर्बिटिंग करता है। इस लेयर में थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन इंसान यहाँ पर बहुत ही ठंडा फील करेगा। साथ ही यहाँ पर एयर नहीं है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, फिर भी यह यहाँ तक पृथ्वी एटमॉस्फेयर 0.001% है। इसके बाद पृथ्वी का एक आखिरी एटमॉस्फेयर लेयर आता है जिसे एक्सोस्फीयर लेयर कहा जाता है। यह बात तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि थर्मोस्फीयर लेयर ऑलमोस्ट वैल्यू है, फिर भी पृथ्वी की एक और लेयर उससे ऊपर आती जो एक्सोस्फीयर लेयर की रेंज में 1000 से 1 लाख किलोमीटर स्पेस फैला है। यहाँ पर कोई आवरण नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, इसलिए इसे डीप स्पेस भी कहा जा सकता है। एटमॉस्फेयर और स्पेस दोनों एक दूसरे की ओवरलैप है, लेकिन फिर भी ऐसा मान लिया गया है कि स्पेस कॉमन लाइन शुरू होता है। लेकिन कॉमन लाइन के उस पार भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर है और ये जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर हैं, वो एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के अंदरूनी हिस्से को ओवरलैप करते हुए शुरू होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।